देखेंगे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8 का भूगोल अध्याय 2 का लास्ट हमारा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है वन हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन का संरक्षण। कल तक आप लोगों ने देखा था वनस्पति का वितरण, आपने देखा था, याद है सबको वनस्पति का वितरण? किसी को याद है या नहीं है? वनस्पति का वितरण जो हमने कल बताया था, क्या क्या है बताओ, बोलो क्या क्या है, जल्दी बोलो। घास है, सबसे पहले तो घास है, वन है, फिर उसके बाद क्या है, घास स्थल है, उसके बाद गुल्म है, और उसके बाद क्या है, टुंड्रा है। तो ये वनस्पति के हम लोग प्रकार को क्या कहते थे, पढ़े थे। अब हमें देखना है कि प्राकृतिक के वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। तो सबसे पहले हम जान गए कि प्राकृतिक जो है, आपने देखा कि प्राकृतिक के अंतर्गत हमने वनस्पति के बारे में जाना, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि हमारे लिए प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और हमें वन्य जीवन संरक्षण क्यों जरूरी है। हम जानते हैं कि संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना। वन्य जीवन का मतलब है कि वन में रह रहे जो क्या है, जीव है, उनका संरक्षण कैसे किया जाए। और वन से हम लोग भी जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम वन से नहीं जी रहे हैं, सब लोग वन से क्या हो रहा है, जी रहा है। कहीं ना कहीं उसके एक दूसरे को संपर्क है। जैसे आपने पढ़ा था पारितंत्र में, पढ़ा था ना कि पारितंत्र क्या है, हर एक जीव एक दूसरे से क्या है, निर्भर है। तो ठीक उसी प्रकार से पहले जो हमारा वन्य जीवन है उससे हमें क्यों संरक्षण करना चाहिए, आखिर क्या संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ता है। कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है, तब हमें किसकी जरूरत होती है, संरक्षण का। तो अगर हम बात करें तो हमारे लिए वन्य जीवन का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो पहले तो देखो कि यह नष्ट क्यों हो रहा है। नष्ट हो रहा है तब तो हम उसके संरक्षण के लिए उपाय कर रहे हैं। कहने का अर्थ है हमारे हाथ पे चोट लग जाएगा तो हम दवा खोजेंगे। तो इसीलिए वन्य जीवन संरक्षण में, आखिरकार वन अगर संपदा होता पहले से, एकदम उसका नुकसान नहीं होता तो हमें बचाने की जरूरत होती नहीं होती। तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तब हम उसके बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। लड़की अरे समझो इधर, यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं सब। क्या है कि यहाँ पे पहले हमें नुकसान होगा तब हम क्या करेंगे उसका मतलब, और नुकसान होने के कारण क्या है, आखिरकार हम वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करेंगे। अगर वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता, सब कुछ मिलता, वन्य सब कुछ रहता तो हमें संरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जानेंगे कारण कि उसका नष्ट होने का कारण क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि उसके संरक्षण को कैसे, उसको बचाया कैसे जाए। तो देखिए पहले नुकसान के बारे में हम सबसे पहले तो हमने ऊपर लिखा है कि वन हमारी संपदा है। वन क्या है, हमारी संपदा है, और पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। मतलब पौधे और जंतुओं को आश्रय का मतलब रहने के लिए क्या करते हैं, आस्थान देते हैं। कौन देता है, वन देता है। पौधे और किसको, जंतुओं को। तो जंतुओं के अंदर तो सब लोग चू जाता है, आता है ना, जितने जीव हैं उसको क्या आते हैं, जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले वन हमारी संपदा है और पौधों जंतुओं को क्या करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। मतलब उन्हें रहने के लिए क्या करते हैं, जगह प्रदान करते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित कर सकते हैं। और साथ में पारितंत्र को अनुरक्षित, मैंने बताया था पारितंत्र सभी जीव एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और अनुरक्षित का मतलब होता है कि मरम्मत करना, टूटे फूटे चीजों को क्या करना, मरम्मत करना। ये वन हमारा क्या है, एक संपदा है, और यह क्या करती है, जंतुओं और पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। और आश्रय प्रदान करने के साथ ही पारितंत्र को क्या करते हैं, अनुरक्षित रखते हैं। अनुरक्षित मतलब मरम्मत करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होता है, जुड़ाव बना रहता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब उसके बाद हम कारण की बात करेंगे, नष्ट होने के कारण क्या है। तो सबसे पहले दो तरह से नष्ट होगा। पहला, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतु के प्राकृतिक आवास क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि पर्यावरण के कारण, किसी कारण जलवायु में परिवर्तन जब होगा तो परिवर्तन होगा तब होगा, और नहीं तो मानव क्या करता है, इतना ना वन्य का इस्तेमाल करता है कि उसे एकदम विनाश करके क्या करता है, रख देता है। तब देखो और भी कारण क्या है, मतलब प्राकृतिक आवास को नष्ट कौन करता है, मानव, नहीं तो कौन, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, क्लियर। उसके बाद और भी कारण है, देखो वनोन्मूलन है। वनोन्मूलन का अर्थ होता है कि पेड़ पौधों क्या देता है, जब काट कर वहाँ कुछ बनाना क्या देता है, शुरू कर देता है। जैसे सड़क बनाना, क्या करना, घर बनाना, उद्योग बनाना, ये वनोन्मूलन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, मतलब पेड़ पौधों को जब काटना हम शुरू कर दें तो क्या हुआ, वनोन्मूलन हुआ। तब वनोन्मूलन जब, अब मान लीजिए वन में कोई जीव रह रहा है तो उसका आवास तो खत्म हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए वनोन्मूलन भी नहीं करना चाहिए। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन जो है, मिट्टी क्या होती है जब कटती है तो वन भी घसकना क्या होता है,
शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका बात करते हैं मानव और प्रकृति कारण सुनामी के। देखिए मानव और प्रकृति कारण क्या है, अगर हम बात करें मानव और प्रकृति कारण, तो मानव जो है और प्रकृति कारण क्या है, जैसे जल थी प्रकृति कारण में सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, इसके कारण प्रकृति कारण हो गया। मानव कारण तो आप समझ रहे हैं, मानव उठाया, अब जंगलों क्या किया, कटवा दिया, समझ रहे ना, तो नुकसान किया मानव और कौन, प्रकृति कारण। प्रकृति कारण में क्या हो सकता है, आप जैसे हो सकता है आपका बाढ़, भूकंप, और क्या हो सकता है सुनामी। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे दिया भी, सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार में वर्षा प्रचुर वन में क्षति हुआ। मतलब क्या हुआ, सुनामी जब आया कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में, तो वहां पे जब आया सुनामी तो उसके बाद भारी मात्रा में क्या हुआ, वर्षा हुई, और वर्षा होने के बाद क्या हुआ, वहां का वन क्या हो गया, क्षति हो गया, वन का क्या हुआ, नुकसान हुआ। फिर हम बात करते हैं शिकार, लोग उसका क्या कर रहे हैं, शिकार बिना मतलब के कर रहे हैं, मतलब इतना ना अपने फायदा के लिए मानो उसका शिकार करके वन जीवों को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, वन आप देखो अब क्या है, इसमें हमने मानव और प्राकृतिक कारण बताया, उसके ऊपर की 2-3 चीज छूट गया, निर्माण कार्य। अब निर्माण कार्य क्या है, जैसे लोग मानव क्या कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो अब सड़क बनाने के दौरान बीच में क्या आ रहा है, जंगल आ रहा है, तो उससे क्या किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, तो एक वन का नुकसान होगा निर्माण कार्य में, या घर बनाने में, या क्या के चरण में, उद्योग बनाने में, तो क्या हो रहा है, ये निर्माण कार्य के अंतर्गत है। दावानल क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ज्यादा गर्मी होती है तो जंगलों में ऑटोमेटिक क्या होती है, आग लग जाती है, तो दावानल होता है, यानी आग लगना, जंगलों में आग जिस कारण भी लग जाए वो क्या है, दावानल है। ठीक है, उसके बाद भूस्खलन भी क्या होता है, वन को बर्बाद करता है। भूस्खलन आप समझ रहे हैं ना, मिट्टी का घसकना है ना, मिट्टी का या बड़ा बड़ा चट्टान क्या होता है, घसकता है। उसके बाद सुनामी के पश्चात ग्रेट ब्रिटेन वाला बात बता दिए, सुनामी जब आया था कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में, तो वहां पे क्या हुआ, सुनामी के बाद प्रचुर मात्रा में क्या हुई, बारिश हुई, और वहां क्या हो गया, वहां के वन में क्षति देखने को मिला। शिकार के बारे में भी बताया कि अनावश्यक रूप से लोग क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। उसके बाद पशु, अब देखिए शिकार लोग किसके लिए कर रहे हैं, पशु के खाल के लिए, बहुत महंगा बिकता है पशु का खाल, चमड़ा, नाखून और दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रित कर गैर कानूनी तरीके से क्या किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। मतलब शिकार करके गैर तरीकों से, यानी सरकार की नहीं है कि आप क्या कीजिए, पशुओं को मारिए, जंतु को मारिए, और उसका क्या कीजिए, खाल बेचिए, उसका दांत बेचिए, उसका सिंग बेचिए, ये सब क्या, जैसे हिरन का सिंग बिकता है, समझ ना, बहुत सारा चीज का, उसका कस्तूरी बिकता है, तो लोग क्या करता है, इसको मार देता है, उसे क्या करता है, मार के शिकार करता है, गैर कानूनी तरीका है, अर्थात उसमें पकड़े जाएंगे तो उसमें कानून बनाया गया है कि अगर कोई जीव मतलब जंगल के जीव जंतु को अगर मारते हैं तो उसमें क्या किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप यहाँ तक समझ गए कि सिंगों के एकत्रित कर गैर कानूनी तरीके से क्या किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। अनाधिकार शिकार के अंतर्गत, देखिए अनाधिकार शिकार मतलब गवर्नमेंट नहीं कहती है कि आपको क्या करना है, शिकार करना है, ये लोग गैर तरीके से क्या करता है, शिकार करता है। कौन कौन जीव है जिसका शिकार करता है लोग, चित्ता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है, इसका लोग क्या कर रहा है, गैर तरीकों से क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। अनाधिकार शिकार के अंतर्गत देख रहे हो ना, ये सारे जीव खतरे में है, इसमें शिकार के कारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपने देखा कि सब मानव के कारण है, अब कुछ ऐसे जीव है जो विलुप्त भी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, विलुप्त भी हो रहे हैं। क्यों, या तो उनकी संख्या, उनका शिकार किया जा रहा है तो मरते जा रहे हैं, अब उनकी प्रजनन संभव है, मान लीजिए कि 2 आदमी बचा, उसके मतलब शिकार होता गया तो मरेंगे। तो कुछ ऐसे जंतु हैं जो विलुप्त भी हो गए हैं, और उन सबको रखना भी क्या है, हमारे लिए जरूरी है। जैसे हमने आपको बताया था गिद्ध का, गिद्ध क्या करता था, आज मतलब पुराने जमाना में, आप लोग पुराने नहीं, आज से 10 वर्ष पहले आप अपने दादा दादी से पूछिएगा कि वो लोग देखे भी होंगे, हम तो खुद अपना मतलब हम खुद नहीं देखे हैं। ठीक है ना, आप जाओगे तो कहीं मिल जाएगा इसी में क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर में। लेकिन आप ये जान लो कि पहले गिद्ध प्रचुर मात्रा में हुआ करता था लोग, और क्या करता, जितने सड़े लाश होते थे, कुत्ता बिलाई उलाई का जब रोड पर फेंक दिया जाता था, उसको कौन खा के साफ कर देता था, गिद्ध साफ कर देता था। और पीछे पढ़े भी कि गिद्ध का काम क्या था, वो अपना भाई सड़े मतलब एक दूसरे से पारितंत्र के अंतर्गत आपने सीखा कि सब जीव एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सारी चीजें क्या है, मतलब नुकसान के कगार पर है। अब इसको हमें बचाना क्या है, जरूरी है। जब तक हम वन को नहीं बचाएंगे तो वन में रह रहे जीवों का क्या प्रकृति का वश मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि संरक्षण का उपाय। सबसे पहले जागरूकता फैलाना चाहिए
जैसे अब लोगों के बीच बीच जाकर कहना चाहिए कि देखिए आज हमें वन्य जीवों के मतलब जो वन्य जीव हैं उनका भी सुरक्षा करना चाहिए, वन का भी क्या करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। वनों महोत्सव मनाना चाहिए सरकार को, या उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को क्या करना चाहिए, ये मतलब संरक्षण के अभियान के तहत उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए बाबू, सरकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए। वनों का संरक्षण करना चाहिए, यानी वनों को हर हाल में बचाना चाहिए। उसके बाद कानूनी संरक्षण 1972, कौन, कानूनी संरक्षण 1972 भारत सरकार ने क्या किया था, भारत मतलब समझिए कि ये वन को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए 1972 में क्या किया गया है, एक कानून बनाया गया है। इसके तहत अगर कोई गैर तरीके से उसमें क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उस पर क्या किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक आवास का संरक्षण, मतलब जो जंगल में जो मतलब प्राकृतिक आवास है उसका नुकसान मानव जो कर रहा है उसे करना नहीं चाहिए। उसके बाद वन्य जीवन अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, आप जान रहे हैं कि वन्य जीवन अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान इनका एक प्राकृतिक आवास देता है, किसका, जो जीव जंतु रहते हैं उनकी प्राकृतिक आवास का संरक्षण करता है। इसलिए सबसे ज्यादा हमें वन्य जीव अभयारण्य और कौन, राष्ट्रीय उद्यान, सरकार इस पर काम भी कर रही है और बहुत सारे वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है। उसके बाद बहुत से देशों में पशु और पक्षियों को मारने पर पूरी तरह से क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। और भारत में भी शेर, चित्तो, हिरण और भारतीय सारंग मोर के मारना अवैध है। मतलब भारत में भारत सरकार ने बनाया है कि अगर कोई पकड़ा गया, एक वन्य जीव को तो मारना ही नहीं है कोई भी हो, लेकिन पूर्ण रूप से शेर, चित्ता, हिरण और भारतीय सारंग और मोर को मारना पूरी तरह से क्या है, अवैध है। अगर आप उस पे कहीं से मतलब बाकी किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं है, जो क्या है, वन्य प्राणी है। अगर मान लीजिए कभी की बात देखते हो गाँव में, चाहे जब शेर उड़ आ जाता है ना, तेंदुआ आ जाता है, तो लोग मारता है उसको, तुरंत वन विभाग में क्या करता है, फोन करता है। और लोग क्या करेगा, मतलब वन विभाग आएगा, उसको घुसा कर अपना गाड़ी में लेकर क्या होगा, चला जाएगा, फिर वन में ले जाकर क्या करेगा, छोड़ देगा। समझ रहे ना। तो इसलिए अगर गलती से गांव में घुस जाता है तो उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन अपना से बचाव रखना जरूरी होता है। अब उसके बाद लास्ट है तो हमारा CITES। अब इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि CITES क्या है। ये भी हमारा क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वन्य जीवन को बचाने का क्या है, तरीका है, वन्य जीवों को बचाने का तरीका है। ठीक है, चलिए अब हमने जो वन्य जीवन संरक्षण के उपाय पढ़े थे उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर CITES है। अब देख रहे हैं ना, CITES के बारे में हमें जानना है क्या है। यह क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सरकारों के बीच क्या है, एक समझौता है। किस लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सरकारों के बीच एक समझौता है। इसका यह उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वन्य प्राणी और पौधों का जो व्यापार किया जाए उसमें किसी तरह के वन्य प्राणी और पौधों को क्या हो, जीवन पर कोई मतलब खतरा नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसका यह भी सोच है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है CITES का हम फुल फॉर्म में बात करें, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है। इसमें क्या करता है, ये सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। आपको मैं बताया ये सरकारों के बीच क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों को, ध्यान रखेंगे और बाबू, वन्य प्राणी और पौधों को नमूने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन का कोई खतरा नहीं है। मतलब नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जब किया जाए तो उसके जीवन में कोई खतरा होगा ही नहीं। उसके बाद ये भी तय किया गया, मोटे तौर पर यह कहा गया है कि पशुओं को 5000 जातियां, कितना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब उसका व्यापार हो तो पशु के जीवन में या पौधे के जीवन में कोई खतरा नहीं होगा। ये किसके तहत, CITES के तहत। तो अब उसके बाद क्या है कि 5000 जातियों को आका गया है, मतलब ये कहा गया है कि मोटे तौर पर पशुओं की कितना 5000 जातियां और पौधों की कितना 28000 जातियां। याद रखिएगा, मोटे तौर पर कितना 5000 पशुओं की संख्या और 28000 पौधों की जातियां की मतलब रक्षित की गई है, रक्षित किया गया है। जैसे में यहाँ पे दिया है भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो का कुछ क्या है उदाहरण है। तो CITES आप संक्षेप में समझ लीजिए कि CITES क्या है, एक ऐसा मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, किसके लिए, मतलब वन्य जीव प्राणियों के लिए और पौधों के लिए। इसमें किसी तरह के उसमें खतरा नहीं है। ये सरकारों के बीच समझौता है और इसमें पशुओं को 5000 जातियां का चिन्हित किया गया है और
पौधों कितना 28,000, जैसे भालू, डॉल्फिन, कैक्टस इत्यादि अन्य भी तरह का बहुत सारे जंतु हैं। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।